नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली में कई सड़कों के नाम बदले जाने की मांग की है। आदेश गुप्ता ने इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC के चेयरमैन को पत्र लिखा है। गुप्ता दिल्ली में 40 गांवों के नाम बदले जाने की मांग भी दिल्ली सरकार से कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि नई दिल्ली में स्थित तुगलक रोड का नाम मुगल काल की गुलामी का प्रतीक है और इसका नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग किया जाए। इसी तरह अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप किया जाए और औरंगजेब लेन का नाम बदलकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाए। आदेश गुप्ता ने कहा है कि बाबर लेन का नाम बदलकर क्रांतिकारी देशभक्त खुदीराम बोस और हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड किया जाना चाहिए। इसी तरह शाहजहां रोड का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग बीजेपी नेता ने की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और फैजाबाद जिलों के नाम बदले जाने के बाद कई राज्यों में नामों को बदलने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाए। ये कार्यकर्ता महाकाल मानव सेवा और कुछ अन्य संगठनों के जुड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बता दें, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने, रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे सहित कई मामलों को लेकर देश का सियासी माहौल इन दिनों बेहद गर्म है। ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और ये कई इतिहासकारों द्वारा भी समर्थित है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल ज्योतिर्लिंग की तरह दिखाई देता है। याचिका में मांग की गई है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने का निर्देश दिया जाए ताकि ताजमहल से संबंधित इतिहास को लेकर विवाद को खत्म किया जा सके। दायर की गई याचिका में इसको लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की भी मांग की गई है जिससे वास्तविक इतिहास का अध्ययन किया जा सके और विवाद को खत्म किया जा सके। याचिका को आज न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। हालांकि वकीलों द्वारा काम का बहिष्कार करने के कारण मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के लिए केंद्र के सुझाव पर सवाल किया कि ऐसे में पेंडिंग केसों का क्या होगा, क्या तब तक सभी केस होल्ड पर रहेंगे। अदालत ने केंद्र से कहा कि वो बुधवार को अपना लिखित जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप इस पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं इसकी समय सीमा 3-4 महीने तय करते और राज्यों से कहा जाए कि इस पर तब तक वो कोई कार्रवाई ना करें। अदालत ने केंद्र से ये भी पूछा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जा सकेगा। अदालत केंद्र के पुनर्विचार वाले आग्रह पर सहमत होती दिखी, लेकिन उसके सवालों ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जानना चाहता है कि जब तक वो देशद्रोह कानून पर फिर से विचार करेगा और जांच करेगा तो तब तक इस कानून में दर्ज पिछले पेंडिंग मामलों का क्या होगा। अदालत ने इसीलिए केंद्र से लिखित जवाब मांगा है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को 87वें मामले में जमानत दे दी। जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है वो वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है। उन पर आरोप है कि वक्फ की जमीन अपने नाम करा ली थी उन्होंने। इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद आजम अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उन पर 88वीं FIR दर्ज है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए स्कूल की मान्यता हासिल की है। बता दें, पिछले शुक्रवार को ही रामपुर पुलिस ने 88वीं FIR दर्ज की थी। रामपुर पुलिस ने शुक्रवार को स्कूल मान्यता केस में एक सप्लीमेंट्री FIR दर्ज की जिसमें सह आरोपी के रूप में आजम खान का नाम दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो 137 दिनों से 87वीं FIR में आजम खान की जमानत पर क्यों नहीं फैसला सुना रही है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी से यूपी सरकार को संकेत मिल पाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अब आजम खान को जमानत दे देगा। इसके बाद 88वीं FIR दर्ज कर ली गई। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा को मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वो बग्गा के खिलाफ 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई न करे।
हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मोहाली की एक अदालत द्वारा बग्गा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस के द्वारा बग्गा के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई थी और जब पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में उसे रोक लिया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली जेडीयू ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आरबीआई ने जो 2 फैसले सीआरआर और रेपो रेट पर लिए हैं उस पर आरबीआई और केंद्र के बीच सहमति नहीं है, वो एक पेज पर नहीं है। ये एक दिन बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान से भी स्पष्ट होता है। इसके साथ ही उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे इंपोर्ट और महंगा होगा और भारत को अपनी विदेशी पूंजी का बड़ा हिस्सा और ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को आरबीआई और आर्थिक विशेषज्ञों की सहायता से अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम करना चाहिए। बता दें, रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनाई गई फिल्म कश्मीर फाइल्स शुरू से ही विवाद का विषय रही। इस पर आरोप लगे कि इसमें एक तरफा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। इस बीच अब इस फिल्म को सिंगापुर सरकार ने प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। सिंगापुर सरकार ने सोमवार को एक बयान में कहा कि फिल्म को मुसलमानों के उत्तेजक और एक तरफा चित्रण और कश्मीर में चल रहे संघर्ष में हिंदुओं को सताए जाने के चित्रण के लिए क्लासिफिकेशन से मना कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि फिल्म में विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने और हमारे बहुनस्लीय और बहुधार्मिक समाज में सामाजिक एकता और धार्मिक सद्भाव को बाधित करने की क्षमता है। पंजाब पुलिस के मोहाली में स्थित खुफिया दफ्तर में हुए धमाके की जांच जारी है। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है। धमाके के बाद दफ्तर की इमारत के शीशे टूट गए हैं। धमाका सोमवार शाम को 7:45 पर हुआ। ये धमाका रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी के जरिए हुआ। एक पुलिस अफसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आरपीजी को 2 अज्ञात लोगों ने कुछ दूरी से दफ्तर पर फेंका। ये लोग कार में आए थे और इसके बाद वहां से भाग निकले। आरपीजी फायर किए जाने के बाद एक कार घटनास्थल से जाती हुई देखी गई। बता दें कि आरपीजी कंधे से दागे जाने वाली टैंक रोधी हथियार प्रणाली है जो विस्फोटकों से लैस रॉकेटों को दागती है। ग्रेनेड हमले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालत में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो मोहाली में पुलिस खुफिया मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर हैरान हैं। उन्होंने सीएम भगवंत मान से अपराधियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। जाति जनगणना कराने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इस मामले में बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर हैं। उन्होंने इस मामले में दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव ने सोमवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जाति जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में पास हो गया है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को लेकर और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा करनी पड़ेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।